हेलो फ्रेंड्स, मनी एंड बैंकिंग अधिकोषण यूपी बोर्ड क्लास 12। आज हम लोग पढ़ेंगे बैंक की उत्पत्ति, परिभाषा, कार्य, प्रकार एवं महत्व। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक होती रहे और आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे। और आपको बैंकों के प्रकार, बैंकों के निम्न प्रकार हैं: केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक, औद्योगिक बैंक, कृषि बैंक, देशी बैंकर, विनियोग बैंक, डाकघर बचत बैंक, विदेशी विनिमय बैंक, विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय बैंक और भारतीय आयात निर्यात बैंक। आइए इन सभी को हम डीपली समझते हैं, जानते हैं। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक देश का शीर्ष बैंक होता है। यह व्यापारिक बैंकों की रकमें जमा करता है तथा उन्हें ऋण देता है। केंद्रीय बैंक पत्र मुद्रा का निर्गमन, साख तथा बैंकिंग व्यवस्था का नियंत्रण एवं नियमन व मौद्रिक नीति का संचालन करता है। भारत में सन 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रहा है। यानी 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे भारत में आया, जब हमारे यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम की बात करें तो यह अधिनियम सन 1934 में पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। व्यापारिक बैंक, जो बैंक सामान्य बैंकिंग कार्य करते हैं उन्हें व्यापारिक बैंक कहा जाता है। इन बैंकों को वाणिज्यिक बैंक के नाम से भी पुकारते हैं। भारत में प्रारंभ में ये बैंक व्यापार के लिए ही ऋण सुविधाएं प्रदान करते थे। इन बैंकों का प्रमुख कार्य जनता के जमाव को स्वीकार करना तथा उद्योग एवं व्यापार के लिए अल्पकालीन ऋण देना होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में स्टेट बैंक व इसके सहायक बैंक तथा 19 राष्ट्रीयकृत बैंक व्यापारिक बैंकों के प्रमुख उदाहरण हैं। व्यापारिक बैंक, जैसे आप समझ सकते हैं कि आपके आसपास जितने भी बैंक हैं जहां पे आम जनता की जमाओं को स्वीकार किया जाता है एवं उन्हें आवश्यकता पड़ने पर ऋण देते हैं, ये होते हैं हमारे व्यापारिक बैंक। जैसे पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, देना बैंक, कैनरा बैंक, विजया बैंक, आपका भारतीय स्टेट बैंक और ऐसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्स, ये ऐसे सारे बैंक्स हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ले लीजिए आप, HDFC बैंक ले लीजिए, ICICI, ये सब हमारे व्यापारिक बैंक हैं। ठीक है। फिर है औद्योगिक बैंक। उद्योगों को अल्पकाल, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं औद्योगिक बैंक कहलाती हैं। ये बैंक अंश, ऋण पत्र तथा बांड्स और आदि प्रतिभूतियां जारी करके पूंजी प्राप्त करते हैं। औद्योगिक बैंक यानी इंडस्ट्रियल बैंक। इंडस्ट्रियल बैंक केवल उद्योगों के लिए होता है, जो बड़े बड़े हमारे उद्योगपति जो होते हैं उनके लिए होता है। उन्हें मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण की सुविधा ये बैंक प्रदान करते हैं। और ये बैंक अपनी जो पूंजी होती है वो केवल अंश, ऋण पत्र और बॉन्ड्स तथा प्रतिभूतियों को जारी करके प्राप्त करते हैं। अंश, ऋण पत्र और बॉन्ड्स क्या होते हैं, यह आप लोग बहीखाता एवं लेखा शास्त्र वाले वीडियो में देख पाएंगे। कृषि बैंक। कृषि व्यवसाय की प्रकृति व्यापार तथा उद्योग की प्रकृति से काफ़ी भिन्न होती है, अतः कृषि के अर्थ प्रबंधन के लिए जिन विशेष बैंकों की स्थापना की गई है उन्हें कृषि बैंक कहते हैं। कृषि बैंक व्यापार बैंक से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि कृषि की जो आय होती है वो सीज़न बाई सीज़न चलती है। यानी कि अभी के इस समय के सीज़न में अभी कोई खेती नहीं हो रही, यानी कोई भी फसल नहीं हो रही है। और ये इन्हें जो लोन मिलता है, इस ऋण का भुगतान यह मासिक किस्तों में ना करके एक मुश्त किस्तों में करते हैं। जैसे आप किसान क्रेडिट कार्ड या किसान पे जो लोन मिलता है, किसान पत्र, इसको ले लीजिए। अगर इस पे लिया जाए तो यह हमें बताता है कि हमारे किसानों को जो ऋण मिल रही है उसका भुगतान हमें 1 साल के बाद करना है। कृषि बैंक हो गए। सहकारी बैंक। सहकारी बैंक, जिन्हें प्रायः सरकारी साख समिति के नाम से भी जाना जाता है, ये बैंक किसानों को अल्पकालीन आवश्यकताओं के लिए ऋण का प्रबंध करते हैं। अल्पकालीन आवश्यकताओं का मतलब क्या हो गया, किसानों के, उनको बीज चाहिए, उनको फसल काटने के लिए, उनको खेतों में पानी देने के लिए, छोटी छोटी सुविधाओं के लिए बैंक हमारे किसानों को जो ऋण देती है, जो संस्था ऋण देती है, उसे हम सहकारी बैंक कहते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये बैंक कृषि सहकारी बैंक तथा भूमि विकास बैंक का एक
मिला जुला रूप है जो कृषि के दोनों प्रकारों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। भारत में नवंबर 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक स्थापित किया गया है, यानी नाबार्ड। नाबार्ड का नाम आपने सुना होगा। नाबार्ड का काम क्या था? नाबार्ड का काम था कि कृषि सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक को इसमें मिक्स कर दिया गया और एक बैंक बनाया गया जिसे हम लोगों ने नाबार्ड के नाम से जाना। नाबार्ड का काफ़ी फेमस नाम है, लेकिन इसका हिंदी नाम बहुत कम लोग जानते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसे आप लोग देख सकते हैं। नाबार्ड का काम क्या था? नाबार्ड का काम था कि सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक यानी भूमि के विकास के लिए दिया जाने वाला बैंक और सहकारी बैंक यानी अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋणों को जो किसानों को दिए जाते थे, अब उन्हें सिर्फ नाबार्ड के थ्रू ही दिए जा रहे हैं। आपके क्षेत्र में या आपके आसपास जो भी काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक है, इसकी स्थापना भी नाबार्ड के तहत ही की गई है। भूमि बंधक बैंक। भूमि विकास बैंक का अभिप्राय उन बैंकों से है जो किसानों को कृषि भूमि को बंधक रखकर कृषि विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर किसी किसान को ट्रैक्टर लेना है या कोई बहुत हैवी मशीन लेनी है, हार्वेस्टर, रोटावेटर लेना है और उन्हें दीर्घकालीन ऋण की ज़रूरत है, तो ये बैंक उनके खेती के कागज़ को अपने पास गिरवी रखकर, बंधक रखकर उन्हें दीर्घकालीन ऋण की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, जिससे वो अपने कृषि योग्य उपकरण को क्रय करके कृषि कर सकें और उनके ऋणों का भुगतान आसानी से। देशी बैंकर। भारत के संदर्भ में इस प्रकार के बैंकर्स महाजनों, सर्राफों और साहूकारों के रूप में है। इनका भारतीय ग्रामीण वित्त व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। अब धीरे धीरे देश का रिजर्व बैंक इन पर इन पर कठोर करता जा रहा है, जिससे इनकी अवांछित गतिविधियां कम हुई है। अवांछित गतिविधियों का मतलब यह है कि यह हमारे किसानों को ऊंची ब्याज दरों पर यह ऋण देते थे। चूँकि ये लोग पढ़े लिखे थे और किसान पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये सादे पेपर पे उनसे अंगूठा लगवा लेते थे और उनकी खेती योग्य ज़मीन को कब्जा कर लेते थे। ऐसी हमारे कई फिल्मों में दिखाया गया है, जैसे एक फिल्म है करण अर्जुन, उसमें दिखाया गया है, जो सलमान खान और शाहरुख खान की है। उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे दिखाया गया है कि वहाँ पहले समय में महाजनों, सर्राफों या साहूकारों का क्या रोल हुआ करता था। जमींदार कैसे लोगों को ब्याज रुपये उधार दे के ज़मीन हड़पते थे। उसके बाद हम पढ़ते हैं विनियोग बैंक। जनसाधारण की अति अल्प बचतों को एकत्र करके उन्हें लाभप्रद ढंग से विनियोजित करने वाली संस्थाओं को विनियोग बैंक कहते हैं। भारत में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जीवन बीमा निगम, म्यूचुअल फंड्स आदि विनियोग बैंक के रूप में कार्य करते हैं। यानी विनियोग का मतलब होता है अपनी बेकार पड़ी हुई धन को कहीं ऐसी जगह पर लगाना जिससे कि मूलधन के साथ साथ ब्याज का अर्जन हो। अब यहाँ पे एक वर्ड है म्यूचुअल फंड्स। ये वर्ड देखिए, इसमें म्यूचुअल फंड का मतलब क्या हो गया? म्यूचुअल फंड का मतलब कि एज अ मार्केट रिस्क, ये शेयर पे डिपेंड करता है। अगर हमने अपने पैसे बैंक में लगाए तो बैंक हमें 2 से 3% या मैक्सिमम 4% का ब्याज दे रहा है सेविंग अकाउंट्स पे। आरडी की बात करें तो आरडी पे 6 से 7 या मैक्सिमम 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। एफडी की बात करेंगे तो 9%। लेकिन म्यूचुअल फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड इज डिपेंड ऑन द मार्केट रिस्क। ये मार्केट रिस्क पे डिपेंड है। मार्केट अगर हाई होगा, जैसे सेंसेक्स हाई चल रहा है, शेयर हाई चल रहा है, तो इसके रेट ऑफ रिटर्न भी ज़्यादा होंगे। इसके रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली 10 से 12% पर एनम होते हैं। और आपका जीवन बीमा निगम, इसमें भी आप धन को विनियोजित करते हैं। यानी आपने एक LIC कराया जिसमें आपको 16 साल भुगतान करना है प्रीमियम के रूप में, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो या एनुअली हो या मंथली भी हो सकता है। अब आपको वो एक 12 साल या 16 साल के बाद एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद आपको रेट ऑफ रिटर्न के साथ उसे वो आपको वापस करता है। हालांकि LIC का रेट ऑफ रिटर्न 7.65 या समथिंग ऐसे ही कुछ चल रहा है। डाकघर बचत बैंक। जनता में बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए भारत में सरकार ने डाकघर में रुपया जमा करने की सुविधा प्रदान की है। इसे डाकघर सेविंग बैंक कहते हैं।
डाकघर सेविंग बैंक ये ग्रामीणों के लिए खोला गया था, ये गांव के लिए खोला गया था, जिसमें वो 5 रुपए से खाता खोल सकते थे। हालांकि डाकघर की सुविधा आज भी हमारे भारत में चालू है। यहाँ आज भी अच्छे अच्छे लोग अपने पैसे जमा करते हैं। यह बैंक नहीं है, लेकिन बैंक की तरह ये काम करते हैं। ये जमाओं को स्वीकार करते हैं और ये भुगतान प्रदान करते हैं। इन पर भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम का नियम रूल्स काम नहीं करता है। विदेशी विनिमय बैंक। विदेशी विनिमय बैंक से अभिप्राय उन बैंकों से है जो विदेशी विनिमय का कार्य करते हैं अथवा विदेशी व्यापार में आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। व्यापारिक बैंक ही विदेशी विनिमय बैंक का कार्य भी करते हैं। यानी जो हमारे व्यापारिक बैंक है वही हमारे विदेशी विनिमय बैंक है। जैसे भारत के व्यापारी ने किसी अन्य देश के व्यापारी से माल क्रय किया तो इसका भुगतान विदेशी विनिमय बैंक करेंगे। यानी हम अपने बैंक में गए और हमने बोला कि हमें पेमेंट करना है फॉरेन की इस देश में पेमेंट करना है, तो उस देश को वो उस देश की करेंसी के हिसाब से पेमेंट कर देगा। अंतर्राष्ट्रीय बैंक। अंतर्राष्ट्रीय बैंक वह होती है जिसका उद्देश्य संकट काल में सदस्य राष्ट्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। देश के आर्थिक विकास के लिए सन 1945 में 2 संस्थाओं विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। इन बैंकों का प्रमुख कार्य विभिन्न देशों के मध्य मौद्रिक सहयोग स्थापित करना है। यानी वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये 2 संस्थाएं जब स्थापित की गई तो इसमें जितने भी सदस्य हैं वो आपस में कम ब्याज दरों पर फंड उधार ले सकते हैं आपस में। भारतीय निर्यात आयात बैंक। ये बैंक विदेशी व्यापार में निर्यात आयात की वित्त व्यवस्था तथा विदेशी व्यापार भुगतान में आने वाली जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। भारत में भी निर्यात आयात बैंक 1982 में स्थापित हो चुका है। यानी एग्जिम बैंक 1982 से भारत में कार्य कर रहा है और इसका उद्देश्य होता है कि विदेशों को भुगतान करना, यानी जो भी चीज़ें आयात की गई उसका भुगतान लेना और जो भी चीज़ें निर्यात की गई उसका भुगतान करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल कॉमर्स टाइम। थैंक यू।